जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंज फोर्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन। स्टार्ट करते हैं। लॉरेंज फोर्स, देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे या चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, then both fields will apply force on moving charge particles। क्लियर? क्योंकि अगर हम रेस्ट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पार्टिकल पर, रेस्ट चार्ज पर फोर्स वर्क नहीं करता, बट जब मूविंग पार्टिकल की बात की जाती है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही फोर्स अप्लाई करते हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप मूविंग चार्ज पार्टिकल या किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की बात करते हो तो फोर्स इज इक्वल क्या होता है, Q इंटू ई। F इज इक्वल Q इंटू ई। और आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप बात करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा है एफ बी इज इक्वल होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर? ये दोनों ही फील्ड्स में फोर्स के बारे में आपको मालूम है। बट अगर हम किसी ऐसे सिस्टम को कंसीडर करें जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, सपोज हमने एक सिस्टम मान लिया जिस सिस्टम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई वेक्टर और इसी में आपका मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस टाइप से। डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया, दैट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर है। अब जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में या इस कॉम्बिनेशन में, इस फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है Q, इस पार्टिकल का चार्ज Q है और इसका मास m है। ये पार्टिकल जब इस फील्ड में एंटर करेगा, जब इसमें एंटर करेगा तो अब समझ लीजिए कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं। दोनों प्रेजेंट होने का के कारण क्या होगा, जैसे ही व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल विल एंटर इन दिस फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, it will experience two forces, one is due to the electric field and other is due to the magnetic field। in this case the total force on particle, इस केस में जो टोटल फोर्स होगा पार्टिकल पर दैट इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। अब टोटल फोर्स कितना होगा, अगर हम टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा आपका F वेक्टर इज इक्वल F ई वेक्टर प्लस F बी वेक्टर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इन दैट केस द नेट फोर्स वर्किंग ऑन दैट पार्टिकल इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं लॉरेंज फोर्स की, तो क्या फॉर्मूला आएगा लॉरेंज फोर्स के लिए, एफ ई। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी नोट कर सकते थे, एफ ई वेक्टर इज इक्वल क्यू डॉट क्यू इंटू ई वेक्टर। और एफ बी वेक्टर की अगर आप बात करते हो तो एफ बी वेक्टर आपको मालूम है क्यू बाहर रहता है और ये होता है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप दोनों की वैल्यू प्लेस करिए, वैल्यू प्लेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल, अब यहां पे देखिए इसका हो गया आपका क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इन ब्रैकेट बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। Q कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा आपका F वेक्टर इज इक्वल, Q कॉमन है, इन ब्रैकेट यू विल गेट E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो आपका अमाउंट आ रहा है, दिस अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। क्लियर? सिंपली if any charged particle will enter in a region where electric and magnetic both fields are present mutually perpendicular to each other, then the net force working on that charged particle is called the Lorentz force। ये जो net force है this is called
द लॉरेंज फोर्स। ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसी को सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहते देन यू कैन राइट इट F इज इक्वल Q, इट इज E प्लस B इंटू V। क्लियर? B इंटू V, और V इंटू V जब आप इसको नोट करोगे तो ये हो जाएगा B इंटू V साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। अब देखिए ये जो लॉरेंज फोर्स है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो बना है, इसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं? इसके कॉमनली दो एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर द वेलोसिटी सेलेक्टर एंड इट्स सेकंड एप्लीकेशन इज द साइक्लोट्रॉन। हम वन बाय वन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट इज वेलोसिटी सेलेक्टर। अब देखिए वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई चाइल्ड पार्टिकल की बीम है। बीम मतलब कलेक्शन ऑफ मूविंग चाइल्ड पार्टिकल। अगर चाइल्ड पार्टिकल का एक कलेक्शन है जो किसी मतलब डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट दैट कलेक्शन हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग वेलोसिटी के कई चाइल्ड पार्टिकल्स हैं और हम उसमें से एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के चाइल्ड पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर एनी यूनिक पर्पस, देन जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट डिवाइस इज कॉल्ड द वेलोसिटी सिलेक्टर। यानी ग्रुप में से एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को सिलेक्ट करने के लिए हम वेलोसिटी सिलेक्टर यूज करते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी सिलेक्टर में दो मेटल प्लेट्स होती हैं और दोनों मेटल प्लेट्स अपोजिटली चार्ज होती हैं। मान लीजिए एक मेटल प्लेट ये है और इसी के सिमिलर एक मेटल प्लेट ये है। एक मेटल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया जाएगा और दूसरे को निगेटिवली चार्ज किया जाएगा। क्लियर? तो जब आप इनको पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज करोगे तो क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। जनरेट करने के बाद इस पूरे अरेंजमेंट को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए हमने ये पूरा सिस्टम लिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस टाइप से है। डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। क्रॉस होता तो परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड हो जाता। इस टाइप से हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, कंप्लीट अरेंजमेंट को। जब इस कंप्लीट अरेंजमेंट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हम क्या करते हैं, हम दो प्लेट्स लेते हैं या दो पास लेते हैं इस टाइप से। एक पास यहाँ पे बना देते हैं, स्लॉट एक बना हुआ है यहाँ S1 और एक स्लॉट बना देते हैं इसके जस्ट अपोजिट इधर S2। क्लियर? अब देखिए, अब ये जो दोनों प्लेट्स के बीच का रीजन है, इन दोनों प्लेट्स के बीच के रीजन में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो रीजन है इसमें B वेक्टर भी है और आपका क्या, इसी के परपेंडिकुलर आपका E वेक्टर भी है। दोनों फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर? अगर हम किसी सोर्स से, यहां पे हम रखते हैं एक सोर्स ऑफ चार्ज, हम एक सोर्स से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं और उसकी बीम, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो बीम है उस बीम को हम इसके थ्रू पास कराते हैं। क्लियर? जब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके थ्रू पास होंगे तो इसके थ्रू पास होने पे क्या होगा कि जैसे ही पार्टिकल दोनों प्लेट्स के बीच वाले रीजन में आएगा, इट विल एक्सपीरियंस टू फोर्स। दो फोर्स इस पर वर्क करेंगे, फोर्स ऑन पार्टिकल। क्लियर? फोर्स ऑन पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल पर फोर्स की बात करें तो किसके कारण पहले हम लेते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स होगा, एफ ई वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, Q इंटू ई वेक्टर, या सिंपली हम इसकी बात कर लेते हैं Q इंटू ई। सेकेंड अगर हम बात करें किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड,
इसके कारण कितना फोर्स होगा, तो एफ बी वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या क्यू बी वी साइन। अब यहां पे देखिए जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो साइन 90, तो सिंपली आपका ये हो जाएगा क्यू बी बी। क्लियर। अब इस चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, बट हम दोनों फोर्सेस के बारे में जब बात करते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी उन फोर्सेस की। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव है, चार्ज पार्टिकल था, ये कैसा था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स वर्क करता है वो किसकी तरफ होता है, वो हाई से लो की तरफ, यानी कि जो एफ ई होगा वो आपका इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब बात आती है एफ बी की, कि मैग्नेटिक फील्ड भी इस पर अप्लाई है, मैग्नेटिक फोर्स भी इस पर वर्क करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ड, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ। अब फोर्स किधर होगा, अगर फोर्स की बात करी जाती है तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, जो फर्स्ट फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मिडिल फिंगर है it is in the direction of velocity of charged particle, then thumb is in the direction of force। लगाइए, फिंगर को अंदर की तरफ ले जाइए इस तरीके से, देखिए ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर, क्लियर, मिडिल फिंगर वेलोसिटी यानी कि नीचे की तरफ। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, अंगूठा देखो, इधर आने का मतलब है कि इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसके जस्ट अपोजिट आएगा, पीछे की तरफ। ये आ गया आपका क्या, मैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी मान लीजिए v वेलोसिटी से ये पार्टिकल मूव कर रहा था, इसका चार्ज जो था पार्टिकल का कितना था, q, मास था m। क्लियर। अब यहां पर देखिए अगर आप यहां पे बात कर रहे हो तो यहां पे क्या होगा कि दो फोर्स जो आ रहे हैं वो म्यूचुअली अपोजिट हैं, म्यूचुअली अपोजिट हैं। अगर हम यहां पर बात करें बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन the plates FB and FE are opposite in direction, clear। then if FE is equal FB, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाए, देन इफ एफ ई इज इक्वल एफ बी, पार्टिकल विल पास अनडिफ्लेक्टेड। अब यहां पर देखिए, अब यहां पे क्या होगा कि जो पार्टिकल है जैसे ही दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल होने का क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, और कैंसल आउट करेंगे तो ये पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो हो जाएगा, और ये पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा। और जब ये पार्टिकल स्ट्रेट पास हो जाएगा इस गैप के थ्रू, तो इस गैप जो S2 गैप था, इस गैप से पास होने वाले सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी के होंगे, क्योंकि अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी चेंज होगी तो ये दोनों फिर इक्वल नहीं रहेंगे, और उन पार्टिकल, वो जो पार्टिकल्स होंगे या तो वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या उधर, केवल एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के ही पार्टिकल्स गैप S2 से पास होंगे, यानी कि S2 से पास होने वाले सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी के हो जाएंगे। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। और वेलोसिटी सिलेक्टर से पास होने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो आपने पढ़ा एफ बी इज इक्वल, आपको मिला है एफ ई, दैट मीन्स क्यू बी बी इज इक्वल क्यू इंटू ई, क्यू से क्यू कैंसिल, दैट मीन्स वी इज इक्वल होगा ई अपॉन बी। क्लियर। तो इस गैप से पास होने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि म्यूचुअल फोर्स वर्क कर रहा था, म्यूचुअल फोर्स एंड डबल फोर्स है, दोनों ही फोर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो रहेगा,
और नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो रहेगा, तो जो पार्टिकल होगा वो कैसा रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि सीधा गैप S2 से पास हो जाएगा। अब इस कंडीशन में गैप S2 से जितने भी पार्टिकल्स पास होंगे उन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी। कितनी होगी, E/v के रेशियो में। अगर वेलोसिटी इस रेशियो से डिफर करती है, चेंज होती है, तो पार्टिकल या तो इधर टर्न कर जाएगा या उधर टर्न कर जाएगा, उस गैप से पास नहीं होगा। क्लियर? दिस इज द वर्किंग और द एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स इन वेलोसिटी सिलेक्टर। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपने पढ़ा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉइल पे, जो डिफ्लेक्ट हुए थे, जिसके बेस पे हमको एटम का स्पेक्ट्रम मिला, तो जिसके बेस पे हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और एटॉमिक मॉडल तैयार किया था रदरफोर्ड ने। क्लियर? अब वो जो पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स को एसिलरेट कैसे किया गया, एसिलरेटेड अल्फा पार्टिकल्स थे, या कोई भी चाइल्ड पार्टिकल है उसको हम एसिलरेट कैसे करते हैं। तो देखिए चाइल्ड पार्टिकल्स को एसिलरेट करने के लिए एक डिवाइस यूज करी जाती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। क्या है? इट इज अ डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर? अब देखिए चार्ज पार्टिकल्स को एसिलरेट करने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे एसिलरेट होते हैं चार्ज पार्टिकल, तो सिंपली लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि साइक्लोट्रॉन में बेसिकली मेटल के डी शेप के दो प्लेट्स होते हैं जिनको डीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? डीज। इनको बोलते हैं डीज। क्लियर? दो डीज होते हैं, D1 एंड D2। इन डीज में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया जाता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया जाता है। अब इस कंडीशन में देखिए जब इनमें मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अप टू डाउन है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो होगा आपका कैसा रहेगा, अप टू डाउन, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस टाइप से। और दोनों डीज को क्या करते हैं, दोनों डीज को हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स का मतलब है कि यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करके किसी ट्रांसफॉर्मर से या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करके दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया जाता है। दोनों डीज के बीच में जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने का मतलब क्या है कि इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो दो डीज रखे हैं इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है जहां पे एक सोर्स रखा होता है जो पॉजिटिव चार्ज को एमिट करता है, जो पॉजिटिव चार्ज को एमिट करता है। अब देख लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका अरेंजमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो पोलरिटी है या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने अप्लाई किया उसकी जो पोलरिटी अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग का मतलब है आफ्टर ए डेफिनेट टाइम इंटरवल इसकी पोलरिटी क्या होगी, एक्सचेंज हो जाएगी, जो अल्टरनेटिंग में होता है। इसकी पोलरिटी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है तो एक सर्कुलर पाथ का फॉर्मेशन करता है। आपने ये पढ़ा हुआ है, whenever any charged particle will enter perpendicular to the direction of magnetic field then it will move on a circle। तो जो सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अब इसकी अगर वर्किंग को समझें तो वर्किंग क्या है, ये तो पूरा सिस्टम अरेंजमेंट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स रखे, दो मेटलिक प्लेट्स थी, सेमी सर्कुलर प्लेट्स थी जिनको डीज बोला गया, दोनों के बीच में एक गैप जनरेट कर दिया जहां पे क्या रखा गया, एक सोर्स रखा गया जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एमिट करेगा। अब देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एमिट करता है ये सोर्स, तो स्टार्टिंग में हम ये मानते हैं कि ये वाला आपका कैसा होता है, निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और ये निगेटिव पर। जैसे ही ये सोर्स पार्टिकल को एमिट करेगा पार्टिकल निगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसमें एंटर कर जाएगा।
इसमें ये एंटर करेगा तो यहाँ वर्क कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ इस डीज से बाहर निकल के सेकंड डीज में चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये बाहर आएगा गैप में वैसे ही पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब पीछे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, आगे वाला निगेटिव, तो ये इसमें एंटर कर जाएगा। फिर इससे ये घूमता हुआ आएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर पाथ पे, जैसे ही ये बीच में आएगा फिर से पोलरिटी चेंज होगी, ये फिर से निगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव, ये इसमें एंटर कर जाएगा। और इसी टाइप से ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके पाथ की जो रेडियस है वो इंक्रीज होती रहेगी, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा, और मूव करते करते इसकी रेडियस जैसे ही डीज की रेडियस को एक्सीड करेगी ये डीज से बाहर निकल आएगा, और क्या होगा, जो टारगेट इसके सामने रखा है ये उस टारगेट को हिट कर जाएगा। क्लियर। अब इस पार्टिकल का जो मोशन है, जो रेडियस है, वो किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फोर्स पे, और जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी धीरे धीरे वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम बात करें इन साइक्लोट्रॉन जो आपकी वेलोसिटी होगी विल डिपेंड ऑन, और अगर हम बात करें इंक्रीज इन वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सर्कुलर मोशन। इसकी जो सर्कुलर मोशन है इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। सर्कुलर मोशन जो होगी पार्टिकल की वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी, और जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस केस में अगर आप बात करते हो, तो इस केस में अगर आपसे बात करी जाए देन क्या हो जाएगा, देन mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल क्या होगा, qbv। क्लियर। अगर आप यहां से बात करते हो तो v से इसका स्क्वायर कैंसिल, r इज इक्वल क्या हो जाएगा, r इज इक्वल mv अपॉन qb। क्लियर। r इज इक्वल mv अपॉन qb। तो ये जब इसमें साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल मूव करेगा तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी r इज इक्वल mv अपॉन qv। इसके अलावा आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये जो रेडियस है, इस रेडियस के अलग अलग टर्म्स में हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हम इसकी बात करें तो पहले ये तो हो गया रेडियस का। रेडियस के बाद अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो कितना टाइम पीरियड रहेगा इसका, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, t इज इक्वल होता है 2πr अपॉन v। तो इसको आप जैसे ही प्लेस करोगे ये हो जाएगा 2π अपॉन v, r की वैल्यू mv अपॉन qb, v से v कैंसिल, तो t इज इक्वल 2πm अपॉन qb। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन। अगर टाइम पीरियड आ गया तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी आनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, अब देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f इज इक्वल 1 अपॉन टी। क्लियर। f इज इक्वल 1 अपॉन टी। तो जब f इज इक्वल 1 अपॉन टी हो गया, आप जैसे ही वैल्यू इसकी 1 अपॉन टी रखोगे तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, f इज इक्वल qb अपॉन 2πm। क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हम पहले फाइंड कर चुके हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, केवल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिक्सचर हुआ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, वेलोसिटी इसकी रेगुलरली इंक्रीज होती जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज होने से इसके पाथ की रेडियस बढ़ती है, और सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो इसको सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है। और मूव करते करते जैसे ही इसकी वेलोसिटी या इसकी जो रेडियस है वो डीज की रेडियस को एक्सीड करती है, ये पार्टिकल बाहर निकल आता है और सामने रखे टारगेट को हिट कर जाता है। क्लियर। और इसी पार्टिकल को आप बोलते हो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड, दोनों फोर्सेस को यूज किया है, इसीलिए इसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। क्लियर है। नाउ अब हम लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, ए ड्यूट्रॉन
and a proton moving with the same speed enter the same magnetic field region at right angles to the direction of field, so that the trajectory is followed by the two particles in the magnetic field. Find the ratio of the radii of the circular paths which the two particles may describe. Clear? ये इस एग्जाम में आया हुआ है. क्लियर? अब यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, ड्यूट्रॉन और है एक प्रोटॉन. ठीक है, ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन की अगर बात करी जाए तो सिंपली ड्यूट्रॉन इज 1H2, प्रोटॉन इट इज 1H1. क्लियर? अब देखो ड्यूट्रॉन यानी कि ड्यूटीरियम की बात की गई है. अगर इसके चार्ज की हम बात करें, यहां से अगर आप चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन निकालते हो तो चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19. क्लियर? मास ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करते हो तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, देखिए ड्यूट्रॉन है यानी कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसका चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको मालूम है कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, इसका भी कूलाम था, और ये मास ऑफ प्रोटॉन आपको मालूम है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kgs. क्लियर? अब देखिए दोनों ही चाइल्ड पार्टिकल हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो पहली बात की गई है ट्रेजेक्ट्री. तो देखिए ट्रेजेक्ट्री के लिए जब हम बात करते हैं तो हम सिंपली सीधा सीधा बोल सकते हैं बोथ पार्टिकल्स will enter perpendicular to field, so they will move on circular पाथ. क्लियर? अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, ये बात तो सही है कि परपेंडिकुलर जो पार्टिकल एंटर करता है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, बट उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी वो भी पूछा है, रेशियो ऑफ रेडी. अब देखिए रेशियो के लिए अगर हम बात करें तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन बाई रेडियस ऑफ प्रोटॉन. तो ये क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से बोला है, सेम स्पीड अपॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इनटू, क्लियर, ये न्यूट्रॉन के लिए हो गया, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी. अब यहां पे देख लीजिए जो कट हो रहा है वेलोसिटी ये कैंसिल. अब यहां पे देखिए इसकी अगर आप बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन. वैल्यू प्लेस करेंगे. अब देखो वैल्यू प्लेस करने पे क्या आएगा, RD अपॉन RP इज इक्वल, क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये ऐसा ही रहेगा, इंटू, देखिए चार्ज दोनों के सेम है, और चार्ज जब दोनों के सेम है तो हम इनको यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, यहीं कैंसिल कर लेंगे तो ये आपका रहेगा. अब मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग जब आप बात करोगे तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो आएगा वो आएगा आपका 2/1. कितना आया रेशियो इनका, 2/1. और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो अगर आप इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो
ये ट्रेजेक्ट्री अगर ड्रॉ करना चाह रहे हो कि दो पार्टिकल्स आपके अलग अलग एंटर करते हैं, तो मान लीजिए ये आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये एंटर करेगा, तो मान लीजिए ये इसका ट्रेजेक्ट्री इसका ये रहेगा इस टाइप से। तो जब आपका ये एंटर करेगा ड्यूट्रॉन, मान लीजिए यहाँ से आपका ड्यूट्रॉन एंटर करता है, और ड्यूट्रॉन जब उसी वेलोसिटी से एंटर करेगा तो उसकी रेडियस ये रहेगी, डबल रेडियस रहेगी। अगर आप इस रेडियस को कंपेयर करना चाह रहे हो तो ये रेडियस आपकी आर पी और ये रेडियस आपकी आर डी, डबल रेडियस पे, क्योंकि रेडियस का रेशियो 2:1 आ रहा है। तो ड्यूट्रॉन की जो रेडियस होगी वो सर्कुलर पाथ जो प्रोटॉन बनाएगा, प्रोटॉन के पाथ की रेडियस की डबल होगी। क्लियर? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। An electron and a proton moving with the same speed enter the same magnetic field region at right angles to the direction of field. Show the trajectory followed by the two particles in the magnetic field. Find the ratio of their radii in the circular path which the particles may describe. Clear? Same question है। करना क्या है कि ड्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन यूज करना है। क्या यूज करना है? ड्यूट्रॉन की जगह हमको इलेक्ट्रॉन यूज करना है, और इलेक्ट्रॉन को यूज करने के बाद फाइंड द रेशियो। अब देखिए इसका सर्कुलर पाथ, ट्रेजेक्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? सीधा सीधा आंसर इसमें नोट कर सकते हैं, सर्कुलर। क्यों होगी? क्योंकि हमको रीजन मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमको मालूम है जो v वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। क्लियर? ये रीजन है इसका। ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर हो गई। अब हम इसकी रेडियस के अगर रेशियो की बात करें तो देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड। आपको जो कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हैं, बी से ये कैंसिल। अब देखिए प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, तो वैल्यू तो इसकी कैंसिल हो जाएगी। अब आपका जो रेशियो आएगा आर पी अपॉन आर ई दैट इज इक्वल मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 बाई 9.1 इंटू 10⁻31। आप कैंसिल करोगे तो ये 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻4। क्लियर? आपको मासेस का रेशियो आपको फाइंड करना था। क्लियर है? बहुत कॉमन फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं बार बार, R इज इक्वल mv अपॉन qv। आप इसको चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करते जाइए, आपको सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है उनका रेशियो आपको मिलता जाएगा। इजीली हम कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।